नमस्कार, मैं इंदुबाला जैन राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम गति के जो 3 समीकरण हैं उनके ऊपर आधारित जो उदाहरण, जो न्यूमेरिकल्स हमको किताब में दे रखे हैं उनको समझेंगे, उनको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि 3 समीकरण कौन कौन से हैं। तो ये 3 समीकरण हमने पिछले वीडियो में समझे थे, जिसके एक बार पढ़ लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण था। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उस तरह से ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये हमको याद है तभी हम न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, और हमको पता रहेगा कि कौन सा समीकरण हमको यूज़ करना है। तो थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं देखकर। देखिए, इसके अंदर हमको कहीं पर भी दूरी के बारे में नहीं बता रखा, यानी एस कहीं का इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा। यानी कि जब भी हमको किसी न्यूमेरिकल में दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो हम इस समीकरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सा समीकरण कौन से न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा ये भी हमको समझना होगा, और ये समझ में आएगा तभी हम न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएंगे। तो दूरी को जब हमको ज्ञात करना होगा तो इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूरी देखो यहाँ पर है, s ज्ञात करना है तो यहाँ पे से हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे समीकरण के अंदर भी s दे रखा है तो यहाँ से भी हम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका रूप बदल जाएगा, वो हम जानते हैं, समीकरण हमको करने आते हैं। जैसे कि अगर पहले समीकरण से हमको a ज्ञात करना है, अगर हमको त्वरण कहीं पर ज्ञात करना है, किसी न्यूमेरिकल में त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण तो हम किसी भी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तीनों में a का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सवाल में दे क्या रखा है। अगर v और u प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दिए गए हैं और त्वरण को जानना है, समय भी दे रखा है, तो हम पहले समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको अंतिम वेग जैसे इसके अंदर नहीं आ रहा, तो अंतिम वेग अगर हमको नहीं दे रखा है और हमको त्वरण ज्ञात करना है तो हम पहले वाले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ये समझना है कि किस में क्या दे रखा है और क्या हमको ज्ञात करना है, तब कौन सा वाला समीकरण इस्तेमाल होगा। और ये सब चीज़ें तभी संभव हो सकती है जबकि हमने बार बार प्रैक्टिस करी हो और हम एक ही सवाल को बिना देखे देख के कई बार हल कर लेते हैं, तब ये चीज़ें हमें याद रह जाती है। तो इस तरह से ये तीनों समीकरण हम याद करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला समीकरण हम देखते हैं, पहला उदाहरण हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी कि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है तो इसका मतलब हो गया u का मान हो गया 0। ठीक है, और 5 मिनट में, तो ये 5 मिनट क्या हो गया, t हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका मतलब ये हो गया v। ठीक है, मान लीजिए कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए, त्वरण ज्ञात करना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी है। दो चीज़ें हमको पूछ ली, एक तो त्वरण कितना है, तो पहले वाले सूत्र के हिसाब से हमको v भी पता है, u भी पता है और हमसे a को पूछा है। ठीक है, तो a हम पहले वाले समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये जो दिया गया है प्रश्न के अंदर ये हम पहले लिख लेंगे। दूसरी चीज़ प्रश्न के अंदर हमको बहुत जल्दी से समझ में आनी चाहिए कि हमको स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमको चेंज करना आता है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 72 गुणा 1000 बटा 3600 को हल करके 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका अंतिम वेग। और समय दे रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट को भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5 गुणा 60 300 सेकंड इसका अंतिम समय आ गया। अब सूत्र लगाएंगे, तो ये सूत्र कौन सा हुआ, ये वही वाला सूत्र है, v बराबर u प्लस ए टी।
तो क्योंकि हमको a ज्ञात करना है तो हमने u को यहाँ ले लिया, और जब u यहाँ आ जाएगा और a से निकालना है तो t भी नीचे आ जाएगा, तो ये हमको सूत्र मिल जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नया सूत्र कहाँ से आ गया, ये नया सूत्र नहीं है, ये गति का पहला वाला समीकरण ही है। और जब हम इन वैल्यूज़ को रख लेंगे और हल कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा त्वरण कितना है, 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमको मात्रक ज़रूर लिखना है, मात्रक लिखने में भूलना नहीं है। जो पूछा गया था, त्वरण पूछा गया था, तो त्वरण का मात्रक यहाँ पे उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी पूछा गया था। दूसरा प्रश्न था कि उतनी दूरी कितनी तय कर ली। प्रारंभिक वेग पता चल गया, अंतिम वेग पता चल गया, समय पता लग गया और हमने त्वरण भी ज्ञात कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो जो दूसरा वाला समीकरण है दूरी का, उससे हम ज्ञात कर लेंगे, या तीसरे वाले समीकरण से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी समीकरण से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण हमको पता है, गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण में हमको s ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो 2a को हम नीचे ले जाएंगे और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u 0 है इसलिए हमने 0 को हटा दिया। v स्क्वायर बटा 2a, वैल्यूज़ को रखेंगे और हल करेंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। 3000 मीटर की दूरी प्राप्त करी और दूरी तय करी, तो 3000 को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने ये न्यूमेरिकल हल कर लिया। ज़रूरी क्या है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना। जब प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाता है, उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी है वो समझ में आ जाती है, तो फिर बस सूत्र में उठा के उनको रख देना है और हल कर लेना है। अगला सवाल है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, 5 सेकंड में यानी कि t आ गया हमारे पास। ठीक है, 18 किलोमीटर घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 18 क्या हो गया, u हो गया, 36 हो गया v। तो हमको ज्ञात करना है त्वरण। तो वही हम गति के पहले समीकरण से इसका त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं। उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, जैसा पिछला उदाहरण था उसी के जैसा ये उदाहरण हो गया। देखिए दिया गया है, u का मान दे दिया, तो हमको सबसे पहले उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना है। किलोमीटर प्रति घंटे को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कर लिया, और दोनों को चेंज करेंगे, u को भी चेंज करेंगे, v को भी चेंज करेंगे। v को भी चेंज कर लिया हमने, ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड का, और समय आ गया 5 सेकंड। कार के त्वरण को गति के प्रथम समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला सूत्र हमको पता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और ये इसका हल करने के बाद उत्तर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो कार का त्वरण था वो आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको ज्ञात करनी है दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो कार द्वारा तय की गई दूरी को द्वितीय समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सूत्र हमने लिख दिया, इसके अंदर वैल्यूज़ रख देंगे u और t। तो u कितना था 5, समय भी था 5 सेकेंड, 1/2 a हमने रख दिया जो हमको पिछले वाले सवाल में मिला 1, और समय था 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 लगा लिया। इसको हल कर लेंगे तो हल करने के बाद आ गया 37.5 मीटर। दूरी कितनी तय हुई, इसके कार द्वारा कितनी दूरी तय कर ली गई, 37.5 मीटर की दूरी 10 सेकंड में 5 सेकंड में तय की गई। ठीक है, बहुत आसानी से हमने सवाल को हल कर लिया। सिर्फ हमने सूत्रों का इस्तेमाल किया और जो प्रश्न के अंदर जो दे रखी थी संख्याएं, उनको समझा कि ये संख्याएं क्या क्या बता रही है, कौन सी संख्या u बता रही है, कौन सी संख्या v बता रही है, और उसको समझने के बाद सूत्र के अंदर उन मानों को रखो और सवाल को तुरंत हल कर लो। इसके बाद है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करनी है हमको। तो दूरी की गणना हम दूसरे और तीसरे समीकरण से कर सकते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है। अब ये हमको क्या क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर ये समझते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब हमको मात्रकों से भी हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो ये यानी कि वेग तो नहीं है, का त्वरण उत्पन्न करती है, तो इसका मतलब ये क्या है, त्वरण है, ए का मान है। अगर u और v होते तो उसका मात्रक कैसा होता, मीटर प्रति सेकंड ही होता। s की घात कितनी होती, -1 होती, लेकिन s की घात -2 है, इसका मतलब ये क्या है, वेग तो नहीं है, ना s है ना u है, ये क्या है, त्वरण है। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है और ब्रेक लगाने के बाद, इसका मतलब ब्रेक लग रहा है, इसका मतलब कार के वेग का मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो हम इसके त्वरण को लेंगे माइनस में, क्योंकि ये ऋणात्मक त्वरण हो गया, ठीक है। और समय लेती है 2 सेकंड का, तो ये तो हमको स्पष्ट हो गया, ये क्या है, t है। अब हम इसके दूरी की गणना करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न में हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। u हमको पता नहीं है कि गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही थी जिस समय उसमें ब्रेक लगा, वो हमको नहीं बताया। v तो 0 हो गया, ये हमको समझ में आ गया क्योंकि गाड़ी जाके रुक गई है, तो ये हमको समझ में आ गया कि v का मान कितना है, 0। हमको क्या दे रखा है, a दे रखा है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस हमने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, और समय दे रखा है हमको 2 सेकंड। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं दूरी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जो दूरी का सूत्र है उसके अंदर हमको पता होना चाहिए, u के बारे में पता होना चाहिए, u कितना है। तो सबसे पहले हम u को ज्ञात करते हैं गति के पहले समीकरण से। तो ये गति का पहला समीकरण है, इसमें हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं, v बराबर u प्लस at। तो u हमको पता नहीं है, इसलिए हम u ऐसा कैसा लिख देते हैं। v हमको पता है कि गाड़ी जाके रुक गई है, तो v का मान हमने रख दिया 0। a हमको पता है -6 है, और t हमको पता है 2 सेकंड का समय लग गया, तो ये हमने u ज्ञात कर लिया -12 मीटर प्रति सेकंड। ये हमको u का मान पता लग गया। जब हमको u का मान पता लग गया, हमको t का मान पता है, हमको a का मान पता है, हमें t का मान पता ही है, तो फिर हम s की गणना आसानी से कर सकते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। तो इस तरह से गति के द्वितीय समीकरण से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपको अपने आप भी हल करके देखना है, गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी जैसा भी होता है आप अपने आप से भी करिए। अगर कहीं अटक जाते हैं तो आप इनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से इंडिपेंडेंटली भी सवाल को करिए, जिससे कि तभी समझ में आएगा कि हमको सवाल करना आ गया। किसी भी सवाल को हल करना, समझ में आना अलग चीज़ है, और उसको बिना किसी सामने रखे हुए अपने आप हल करना अलग बात है। जब तक हम उसको अपने आप नहीं हल कर पाते तब तक ये मत मानिए कि आपको सवाल को करना आ गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने इस सवाल में u को निकाला, उसके बाद हमने दूरी ज्ञात करी। हमसे u को निकालने के लिए कहा नहीं गया था, प्रारंभिक वेग हमसे पूछा नहीं गया था, लेकिन दूरी ज्ञात करने के लिए हमको प्रारंभिक वेग का पता होना ज़रूरी था। तो हमने पहले u ज्ञात किया, फिर हमने s को ज्ञात किया। अगला सवाल है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, 2 मिनट तक, यानी कि t तो हमको पता लग गया। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि u का मान हो गया 0, और वो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ये दर बता रखी है, इस दर से उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, a हो गया। तो परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल कितनी हो गई उसकी, और तय की गई दूरी, उस समय में कितनी दूरी तय करी। तो हम लिख देते हैं, पहले हमको दे क्या रखा है, u हमने निकाल ही लिया था 0 है, a हमको लिख लिया था हमने, हमको समझ में आ गया था 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और समय हमको 2 मिनट दे रखा था। इसको तुरंत हम चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 2 गुणा 60 बराबर 120 सेकंड। अब v उसका वेग कितना हो गया ये हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम समीकरण से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, सबकी वैल्यूज़ रख लेंगे और v का मान निकल जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग हो गया कब, जब गाड़ी विराम अवस्था में थी, त्वरण हमको पता लग गया, तो उस त्वरण के बाद
उतने समय के बाद उसका वेग इतना हो जाएगा। तो ये हमारा एक उत्तर निकल गया, हमने उसका अंतिम वेग पता लग कर लिया। दूसरा है गति के द्वितीय समीकरण से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, उसने कितनी चाल हो गई। तो दूसरे समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें हम उन सब वैल्यूज़ को रख लेंगे और हमको इसकी दूरी पता लग जाएगी कि गति उस कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो जब हमको वैल्यूज़ पता लग जाती है तो हम आसानी से उसकी गणना कर पाते हैं। अगला सवाल है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो सवाल में स्पष्ट है कि माइनस का कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण है तो क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, u, और ये हो गया a। एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय कर लेती है। विराम अवस्था में आने के पहले, ये भी हमको ध्यान देना है, गौर करना है कि विराम अवस्था में आने से पहले यानी कि इसका v हो जाएगा 0। 90 किलोमीटर की स्पीड से उसमें ब्रेक लगना शुरू हुआ था और उसके अंतिम वेग क्या हो गया, 0 विराम अवस्था। तो v हमको पता है, u हमको पता है, a हमको पता है, हमको ज्ञात करनी है दूरी। तो हम गति के द्वितीय समीकरण से या तृतीय समीकरण से इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो u हमको दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमने मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लिया। समय हमको दे रखा था, समय हमको नहीं दे रखा, समय हमको नहीं दे रखा, ठीक है, और समय हमको नहीं दे रखा, इसलिए हम इसमें गति का तृतीय समीकरण इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको समय दे रखा होता तो हम गति के द्वितीय समीकरण से भी दूरी ज्ञात कर सकते थे। ये हम जैसे जैसे सवाल करते जाते हैं तो हमको समझ में आने लग जाता है। तो v आ गया 0। अब इन वैल्यूज़ को हम गति के तीसरे समीकरण में रख देते हैं और हमको दूरी मिल जाती है 625 मीटर। ये हम गणना स्वयं कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 30 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रही है, तो हमको इसके मात्रक से समझ में आ जाएगा। ये हमको दे रखा है a, और ये 3 सेकंड का समय दे रखा है, ये हो गया हमारा t। तो उसका वेग हमको ज्ञात करना है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो a t ये हमको दे रखा है और प्रारंभिक वेग उसका हो गया 0। तो गति के प्रथम समीकरण से हम इसका अंतिम वेग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसका मान रखेंगे और 6 मीटर प्रति सेकंड इसका अंतिम वेग हो जाएगा। अगला सवाल है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय कर लेगा। वापस से ये त्वरण हमको बता रखा है a है और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात ये t है, तो इसकी दूरी कितनी तय कर लेगा। पहले हम प्रश्न में क्या दे रखा है ये लिख लेंगे और उसके बाद हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो देखो, ए हमको 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता रखा है, समय बता रखा है 10 सेकंड। कार ने रेस करना शुरू किया है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u भी हो गया 0। गति के द्वितीय समीकरण से जब हमको समय भी दे रखा है तो द्वितीय समीकरण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के अंदर इन सब वैल्यूज़ को रखेंगे और इसको हल कर लेंगे और हमको उसके द्वारा तय की गई दूरी 200 मीटर प्राप्त हो जाएगी। इनको हल करने में कोई भी परेशानी नहीं है, ये सिंपल जोड़ बाकी गणित की कैलकुलेशन है जो कि हम सीख चुके हैं अभी तक। तो इस तरह से इस सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। 2-3 बातें हमसे पूछी गई है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है
और उसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण, नीचे की ओर उसका त्वरण आ रहा है, जब वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका त्वरण कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो गया। तो उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त की, यानी जब जमीन से उसको फेंका, जब हमारे हाथ में था तो u का मान कितना हो गया 0, और वो ऊपर की ओर जब तक गया तब तक उसका मान कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, और वो नीचे गिरना शुरू किया, दूसरी स्थिति हो गई, तो उसमें उसको पहुंचने में कितना समय लगा। तो इस तरह से 2 सवाल हैं। देखो इस सवाल को करेंगे, ऊपर की ओर फेंका तो u का मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, जब वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें u का मान, क्योंकि उसने वो वेग प्राप्त कर लिया था तो वो उसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड का। v जब वो नीचे पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा, और a का मान -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी दिशा के विरुद्ध हो गया, इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस। तो पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई तय करने के बाद दूरी के बराबर जितनी ऊंचाई उसने प्राप्त कर ली वही उसकी दूरी हो जाएगी। अतः गति के तृतीय समीकरण से हम इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो v का मान रखेंगे, u का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे, s हमको ज्ञात करना है। तो जब हम s ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर। तो जब पत्थर ऊपर फेंका गया तो उसने कितनी दूरी तय कर ली थी, 1.25 मीटर की दूरी उसके द्वारा तय कर ली गई थी। पत्थर को 1.25 मीटर की ऊंचाई तय करने में लगा समय, इसमें हम निकाल लेंगे v माइनस यू बराबर at, तो t का मान हम निकाल लेंगे। इस तरह से 1/2 सेकंड में वो पत्थर ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से हमने इन सवालों को समझा, गति के समीकरणों पे जो आधारित है उन सवालों को समझा। इसके बाद हम समझेंगे एक समान आवर्त गति क्या होती है, और उसके ऊपर जो किताब में उदाहरण दे रखे हैं उनको हम समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।